हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन में आपका फिर से स्वागत है। आज ज्ञान गार्डन में हम खास करके एक वैसे दुश्मन कीट की चर्चा करेंगे जो हमारे गार्डन का यानी बाग बगीचों का दुश्मन होता है। आप में से जिन लोगों ने भी गुड़हल का पौधा लगाया होगा या गुलाब का पौधा लगाया होगा या फिर फलदार पेड़ों में अगर देखें तो आम के पेड़, पपीता के पेड़, अमरूद का पेड़ इत्यादि पेड़ों को ध्यान से देखा होगा, तो कभी कभी आपको ऐसा लगा होगा कि एक खास करके जो मुलायम टहनियाँ हैं उसके पास एक वेलवेटी उजला लगता है कि पाउडर छिड़का हुआ है और वह बड़ा सुखद एहसास देता है। देखने में लगता है कि बड़ा वेलवेटी है और पता नहीं चलता है कि इसमें एक जो बहुत बड़ा दुश्मन है हमारे खास करके बाग बगीचा वाले किसानों का, वह दुश्मन है मीलीबग यानी दहिया कीट। जैसा कि नाम से ही लगता है, मिली का मतलब होता है आटा की तरह, सफ़ेद चूर्ण की तरह, ठीक है। और बग मीन्स वो छोटा इंसेक्ट जो आपको परेशान करे। तो यह मिलीबग जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कभी कभी छिप करके इस तरह से रहता है कि आपको पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये फज्जी होता है, ये अपना पहचान बहुत क्लियर नहीं देता है। आप जब देखेंगे तो लगेगा कि एक मखमली कुछ चादर जैसा वैक्सी, जिस पर लगता है कि मोम का कोई परत जो है उजला उजला वो जमा हुआ है पौधे पे, खास करके उसके मुलायम टहनियों पे, पत्तों पे नीचे। तो इसको मिलीबग कहते हैं और इसका कंट्रोल, इसका नियंत्रण इसलिए काफ़ी कठिन होता है कि यह छिपा होता है। जब आप इस पर किसी दवा का प्रयोग, दवा नहीं कहें, किसी रसायन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो प्रायः क्या होता है कि वह रसायन अंदर तक जाकर इसको मार नहीं पाता है। इसलिए इसको नियंत्रित करना या इसका रोकथाम करना काफ़ी कठिन होता है। तो आज के इस चर्चा में हम देखेंगे कि वह कौन कौन सा उपाय अच्छा हो सकता है, काफ़ी कारगर हो सकता है, ठीक है, जिससे मिलीबग का रोकथाम ठीक से हो जाए। अब यहाँ एक काफ़ी रोचक जानकारी आपको हम देना चाहेंगे कि मेरा अपना एक छोटा सा गुड़हल का पौधा है, चाइना रोज़ का पौधा है। उस पर मैंने कुछ दिनों पहले देखा कि उसके कली के पास नीचे जो उसका डंठल होता है, बहुत सारे मिलीबग्स बैठे हुए थे। उजला लगता था कि थक्का थक्का दही का जमा है उस पर, ठीक है। तो मुझे काफ़ी चिंता हुई। मैं तो जानता था कि यह मिलीबग है और तुरंत मैंने कुछ उपाय करके उस पर छिड़काव किया और उसका नियंत्रण हो गया। उस छोटे से पौधे में लगभग डेढ़ साल में 80-90 फूल अभी तक आए होंगे, ठीक है। और उसके बाद उपचार के बाद जब वो ठीक हो गया तब भी फूल उसमें आ रहे हैं। और अभी ये जो वीडियो अलोंग साइड आप साथ में देख रहे हैं, इसमें मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे वह जो मिलीबग होता है उसका वयस्क जो है कैसे धीरे 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 रेंग रहा है, ठीक है। लेकिन इससे भी एक मज़ेदार जानकारी ये है, हैरानी होगी आपको सुनकर कि कितना भयानक हो सकता है मिलीबग का अटैक, यानी इस दहिया कीट का अटैक, ठीक है। एक दिन एक आंधी आई, 15-20 दिनों पहले की बात है, और उस धूल भरी आंधी में बहुत सारे वृक्ष उखड़ गए थे। तो मैंने एक नीम के वृक्ष को जाकर के देखा, वो गिरा पड़ा था। तो लगा कि इससे कुछ दातुन निकाल लें। उसी क्रम में मैंने देखा, आप भी इस वीडियो में भी देख रहे हैं, कि बहुत सारे मिलीबग बिल्कुल चादर बनाकर बहुत सारे टहनियों को एक तरह से पूरा वो आक्रांत कर चुके थे और पौधे को इतना कमज़ोर कर चुके थे कि उसमें जीवन रस बहुत कम था और शायद इसलिए भी आंधी का उस पर ज़्यादा प्रकोप हुआ हो। तो यह जो कहने का मेरा अभिप्राय था वो ये था कि जब आप जानते हैं कि हमारा कोई दुश्मन कीट जो है वह किस अवस्था में कहाँ प्रहार करने पर उसका प्रबंधन ठीक से हो सकता है, उसका नियंत्रण हो सकता है, तो आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे राम जी प्रहार करते जा रहे थे लेकिन रावण का कुछ नहीं बिगड़ रहा था। जब विभीषण जी ने बताया कि भाई वहाँ प्रहार करिए, इसके नाभि में, रावण के नाभि में, जहाँ पर
यह संवेदनशील जगह है, ठीक है, और यहीं पर उसका प्राण बसता है। तब ठीक वैसा ही राम जी ने किया और आसानी से वो फिर रावण को धराशायी कर सके। यह एक सांकेतिक कहानी है, खास करके इसका हमारे कीट व्याधि प्रबंधन में बहुत योगदान है और ऐसा ये प्रासंगिक है कि इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि पौधे की कौन सी अवस्था है, ठीक है, और फिर जिन कीटों के द्वारा, जिन व्याधियों के द्वारा पौधा आक्रांत हुआ है, उनका कौन सा वह स्टेज है जिस पर जो है हमको रोकथाम करना हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। अब यह जो, जैसा कि मैंने बताया, मिलीबग है, यानी जो दहिया कीट है। आम के पेड़ पर आपने बहुत सारा दहिया कीट जो है देखा होगा, और आम का पेड़ कभी कभी इतना इससे लाचार हो जाता है कि खास करके मंजर आने के समय ये दहिया कीट का जब अटैक हुआ रहता है तो फिर मंजर कम आते हैं, ठीक है। यह दहिया कीट खास करके आम के संदर्भ में थोड़ा बात कर लें तो ये दिसंबर के महीने में मोटा मोटी यह जो है मिट्टी में जब इसके अंडे फूटते हैं, उनसे निम्फ निकलते हैं, छोटे छोटे उड़ने वाले उसके जो कीट निकलते हैं रेंगने वाले, तो वो एक्टिव होते हैं और वो निम्फ जो है 2-3 इंस्टार स्टेजेस से गुजरते हैं। मैं इसके बहुत ज़्यादा ये बायोलॉजी में नहीं जाना चाहूँगा, ठीक है। फिर ये ऊपर चढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम नवंबर दिसंबर में जागरूक रह करके, सचेत रह करके और पेड़ के बेस के पास ठीक से निकाई गुड़ाई कर दें, ठीक है, और कुछ दवा का भुड़काव, फिर दवा नहीं, रसायन का भुड़काव अगर कर दें तो इसका प्रबंधन आसान हो जाता है, ठीक है। मैं इसकी चर्चा डिटेल में अभी इसके आगे करूँगा। मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह जो मिलीबग है, पौधों के हिसाब से इसका कुछ नामकरण भी है। जैसे अगर यही मिलीबग आम में लगा तो इसे कहेंगे ड्रोसिचा मैंजीफेरी। यही मिलीबग अगर आपका नींबू वर्गीय पौधों में लगा है तो इसे कहेंगे प्लानोकोकस साइट्री। पपाया में लगा है तो इसे कहेंगे पैरोकोकस मार्जिनेटस, और बैगन में लगा है तो फिनोकोकस सोलेनाई। ये इसके साइंटिफिक नेम है। इसके भी बहुत ज़्यादा गहराई में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे मज़ेदार चीज़ तो ये है कि यह जो है ऐसा दुश्मन है आपका जो एहसास तो देता है, देखने पर उजला लगता है कि कुछ चादर बिछा हुआ है, छूने पे मखमली एहसास, लेकिन अंदर से इतना घातक होता है। यह चूसता है। इसके जो वयस्क होते हैं और जो निम्फ होते हैं वो क्या करते हैं, खास करके फीमेल के इसके, वे चूसते हैं पौधों का जीवन रस चूस कर, ठीक है, पौधे के टहनियों का, पत्तों का, मुलायम भागों का, उसे काफ़ी कमज़ोर कर देते हैं, धीरे धीरे निष्प्राण कर देते हैं, और मरते हुए भी मैंने पौधों को इससे देखा है। इसलिए मुझे प्रेरणा मिली कि आज इस पर हम लोग अपने ज्ञान गार्डन में थोड़ा गार्डन पर ही चर्चा क्यों न कर लें, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इस मिलीबग को आप चाहें कि हम ऐसा प्रबंधन करें जिसका कुछ दूरगामी असर हो, बाद में इसका मतलब फिर से आक्रमण पौधों पर नहीं हो, तो जहाँ भी हम प्रबंधन की बात करते हैं तो हमको वह हर संभव उपाय पहले करना चाहिए जो रासायनिक उपाय के विकल्प हो सकते हैं, उनका समुचित उपयोग, उनका एक तरह से इंटीग्रेटेड जो अप्रोच है, ठीक है, जुडिशियस कॉम्बिनेशन उनका जो हो सकता है, उसको पहले ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो इस मिलीबग में हम देख रहे हैं कि खास करके हमको क्या क्या करना चाहिए। तो आप उदाहरण के लिए एक आम के पेड़ को याद रखें, ठीक है। आप क्या करें कि प्लाविंग तो नहीं, बट आप जो है जड़ के पास निकाई गुड़ाई इसको ठीक से कर दें, जड़ के पास मिट्टी को एक्सपोज कर दें, ठीक है, और साफ सुथरा रखें। और ख़ास करके जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, यह काम अगर आप नवंबर दिसंबर में करते हैं तभी इसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि दिसंबर में इसके अंडे फूट करके फिर उससे बच्चे निकलते हैं और ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करें कि निकाई गुड़ाई आपने इसका जड़ के पास कर लिया, संभव है तो थोड़ा मिट्टी भी जड़ के पास चढ़ा दें, ठीक है, इस तरह से एक माउंड जैसा बना दें। दूसरा उपाय आप इसमें यह भी कर सकते हैं कि इस माउंड में जो एक रसायन होता है, खास करके क्लोरपायरीफॉस करके, ठीक है, जो कई नामों से बाज़ार में आता है, उसका पाउडर आप ले आएँ और उसके पाउडर का भुड़काव जो है इसके जड़ के पास, यहाँ बेस के पास कर दें इस मिट्टी में। इससे क्या होगा कि इसी अवस्था में जो है वे अंडे नष्ट हो जाएंगे, तो बाद में समस्या
नहीं के बराबर होगी। ठीक है। दूसरा उपाय आपको ये करना चाहिए कि जहाँ भी आप देखें, चाहे आपका गुड़हल का कोई डंठल हो, आम का हो, जो आप अप्रोच जहाँ तक कर सकते हैं, जहाँ तक आप ऐसा उपाय कर सकते हैं, तो कटाई छटाई उसमें आप जरूर करिए। आक्रांत बुरी तरह से अगर कोई जगह आक्रांत है, कोई भाग आक्रांत है, तो कोशिश करिए कि उस पर ज़्यादा ध्यान दें और संभव है तो उसको काट करके भी हटाने का, उसे नष्ट करने का प्रयास करिए। ठीक है। इसके बाद मिलीबग का दुश्मन होता है ये पानी। पानी का आप सिंचाई का, ठीक है, नीचे ज़मीन के लिए सिंचाई का, और ऊपर में अगर केवल पानी का काफ़ी अच्छा तेज फव्वारा अगर आप छोड़ते हैं, ठीक है, छोटे पौधों में स्प्रे बोतल से छोड़ें या फिर जैसे भी हो, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है कि आक्रांत पौधों पर इस तरह से जो चटाई है मिलीबग का, जिसमें वो छिप करके, ठीक है, मोम वाले चादर के नीचे छिप कर बैठे हुए हैं, उस पर प्रहार होता है और वो मिलीबग धीरे धीरे गिर जाते हैं। बट इतना काफ़ी नहीं है, इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या उसमें कुछ मिलाना भी चाहिए। लेकिन सादा पानी भी बिल्कुल, अगर आक्रमण कम है, सादा पानी भी 2-4-10 बग्स दिख रहे हैं तो उसका छिड़काव आप करेंगे 1-2 दिनों के अंतराल पर, तो वो बग्स नीचे गिर जाएंगे। ठीक है। दूसरा ये देखें कि एक प्रोफाइलेक्टिक डस्टिंग ऑफ क्लोरोपाइरीफॉस, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है, भुड़काव कर दीजिए इससे उस मिट्टी में, ठीक है, दिसंबर में, ताकि ये ऊपर नहीं चढ़े। अब आगे हम देखिए क्या क्या कर सकते हैं, और इसे थोड़ा वेरिएशन के साथ आप दूसरे पौधों में भी अपना सकते हैं। ठीक है। फील्ड क्रॉप है तो वहाँ दूसरे तरह से अपनाएंगे, अगर गार्डन क्रॉप है तो उसको दूसरे तरह से अपनाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आप आम के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ठीक है। ये देखिए पॉलीथीन बैंड, ये जो पॉलीथीन बैंड है, आप क्या करें कि जड़ से 30 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, बेस से 30 सेंटीमीटर ऊपर आप उसमें पॉलीथीन बैंड लपेट दें। वह पॉलीथीन बैंड 400 गेज का होगा और 30 सेंटीमीटर चौड़ा बैंड लपेटें। और कहाँ, कभी कभी सवाल जो है ये लोग करते हैं कि कितना ऊंचाई पर इस बैंड को लपेटना ठीक होगा, तो इसे 30 सेंटीमीटर बेस से, पौधे के आधार से 30 सेंटीमीटर ऊपर इस 30 सेंटीमीटर चौड़े पॉलीथीन बैंड को ठीक से लपेट दें। और यह भी कोशिश करें कि लपेटना ही काफ़ी नहीं है, उसके निचले पोर्शन को, यानी आपने जो पॉलीथीन बैंड लपेटा तो उसके निचले पोर्शन पर आप ग्रीस लगा दें। ठीक है, कोई एसटी की चीज़ लगा दें। उससे क्या होगा, यह जो निम्फ जो है दिसंबर में ऊपर चढ़ते हैं, फिर ये चढ़ नहीं पाएंगे, सट जाएंगे, गिर जाएंगे, फिसल कर गिर जाएंगे। ठीक है, तो इससे भी आपका बहुत हद तक रोकथाम हो जाता है। आगे देखिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है पैरासिटोइड्स। ये पैरासिटोइड्स जो होते हैं, कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, जो अंडा भी देते हैं, अपने दुश्मन कीट पर जब बैठ जाते हैं तो उसी के देह पर ये अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, अंडा देते हैं, और फिर क्या होता है कि बाकी पूरे बगान में फैल जाएंगे। ठीक है, और इनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी और फिर ये सब पैरासाइट का काम करेंगे। ठीक है, और जितने भी ये इस तरह के बग्स हैं ये सबको नष्ट कर देंगे, बिल्कुल मार देंगे धीरे धीरे। तो ये लॉन्ग टर्म भले ही इसका असर हो, लेकिन ये कारगर असर होता है। आइए इस स्पेसीज को थोड़ा देख लें। एनागाइरस स्यूडोकोकाई, एनागाइरस स्यूडोकोकाई से इसका रोकथाम हो सकता है, बट अभी अपने यहाँ ये बहुत पॉपुलर नहीं है। हम उसकी बात करें जो अपने यहाँ संभव हो सकता है। तो अगला हम उपाय कर सकते हैं प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स कहते हैं शिकारी को, प्रीडेट करना मतलब शिकार करना। कुछ ऐसे भी कीट हैं, ठीक है, प्रकृति में जो प्रीडेट करते हैं, शिकार करके खाते हैं। किसको? किसानों के दुश्मन कीट को। ठीक है, तो उनको प्रीडेटर्स कहते हैं। ठीक है, अब वैसे प्रीडेटर्स में खास करके लेडी बर्ड बिटल से हमारे बहुत सारे जो बागवान हैं वो परिचित हैं। आप इंडोर भी प्लांट रखते हैं, आउटडोर प्लांट रखते हैं, फील्ड क्रॉप है आपका, तो आपको अगर शौक है तो आप सुने भी होंगे, लेडी बर्ड बिटल हमारा मित्र कीट है। और वो क्या करता है, यह बर्ड बिटल जो होता है देखने में लगेगा ये एक सुनहला गोल इस तरह से लगेगा कि कछुआ की तरह उसका पीठ दिखाई पड़ेगा, और उस पर इस तरह से धब्बे जो है 4 धब्बे होते हैं। ठीक है, और ये देखिए यही है। इसमें अगर बहुत ज़्यादा धब्बे हो गए, ठीक है, तो पहचानना मुश्किल होता है, वह हमारा दोस्त नहीं होता है। लेकिन यह जो है यह है लेडी बर्ड बिटल। इसको पालने का भी कई जगहों पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, पालने का, इसको बिक्री करने का। ठीक है, तो लेडी बर्ड बिटल जो है, अगर देखें कि 10 कीट इस तरह के हैं पर प्लांट, तो वह जो है
इसको खा करके मीलीबग को नियंत्रित कर देंगे, ठीक है। इसलिए जहाँ भी इस तरह का आप देखें 2-4 धारी वाला यह जो है लेडी बर्ड बीटल अगर आप देखें तो इस लेडी बर्ड बीटल को आप अपना दोस्त मानकर, ठीक है, इसे अपने बगीचे में, अपने गार्डन में, पॉट में, प्लांट में, जहाँ भी है उसको बढ़ने दें। इनकी संख्या बढ़े तो अच्छी बात है। यह लेडी बर्ड बीटल अगर 10 कीट है प्रति पौधा, ठीक है, तो यह जो है इस मीलीबग यानी दहिया कीट को चट कर जाएंगे ये सब, ठीक है। अगला हम देखें उपाय। अगला उपाय है बायो एजेंट्स। कुछ ऐसे जैविक एजेंट्स होते हैं, जैविक कारक होते हैं, ठीक है, जैसे खास करके फंगल टाइप के, ठीक है, ये फंगस होते हैं। फंगस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो लोअर कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो फंगस जो होता है उसमें कुछ ऐसे हमारे स्पेसीज हैं जो अब यहाँ भी पॉपुलर हैं, हमारे इंडिया में पॉपुलर है, बिहार में भी आपको मिलेंगे, यहाँ हर जगह मिल जाएंगे। तो ये जैसे वर्टिसिलियम लिसनाई, वर्टिसिलियम लिसनाई यह जो है पॉपुलर है, पहले से प्रचलित है, मिलेगा आपको बाज़ार में। और दूसरा है बोवेरिया बैसियाना, ठीक है। ये दोनों में से आप कोई भी खरीद लें और इसे 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर आप जो है आक्रांत पौधों पर छिड़काव कर देते हैं तो इससे मीलीबग का बहुत अच्छे तरीके से भली भांति नियंत्रण हो जाता है। फिर से देख लें, ये बायो एजेंट भी जो है जैसे फंगल टाइप खास करके इसमें जो वर्टिसिलियम लिसनाई या बोवेरिया बैसियाना एट द रेट ऑफ 5 ग्राम पर लीटर वाटर, ओके, इससे आपका उन्मूलन जो है हो जाएगा किसका, दहिया कीट का। आइए इसके आगे अब थोड़ा और बढ़ करके देखें। यह है बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड्स की बात आती है, बहुत सारे बायोपेस्टिसाइड्स हैं, लेकिन आज के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे खास करके नीम ऑयल का। अगर आप एजाडिरेक्टिन, ठीक है, जो उसमें एक इंग्रेडिएंट है, उसका नेचुरल इंग्रेडिएंट एजाडिरेक्टिन है, इसलिए एजाडिरेक्टिन के मार्केट में ये नाम से आता है। और ये जो नीम ऑयल है इसे अगर आप लगभग 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव करते हैं तो ये बहुत अच्छा है आपके इंडोर प्लांट्स के लिए, आउटडोर प्लांट्स के लिए, ठीक है, और फील्ड क्रॉप्स के लिए भी। और ये खास करके इको फ्रेंडली है, इसका आपके हेल्थ पर, पर्यावरण पर कोई घातक असर नहीं पड़ता है। तो नीम ऑयल का प्रयोग आप अवश्य करें। अब यहाँ एक बड़ी विडंबना ये है कि मैंने जिस पेड़ को देखा और अभी आपको वीडियो में दिखाया वह नीम का ही पेड़ था और वो कमज़ोर होकर के, सोचिए कि यह मीलीबग किस प्रकार का दुश्मन है कि पूरे मीलीबग ने एक कॉलोनी बना करके जो है पेड़ को धराशायी कर दिया, कमज़ोर कर दिया, जीवन शक्ति उसकी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी उस पेड़ की, ठीक है। और इतना ही नहीं, एक चीज़ तो और मुझे आश्चर्य हुआ देख करके कि उस नीम के पेड़ की जो टहनियाँ थीं वह भी अधिकांश काली, जबकि कुछ ब्राउन हल्का होना चाहिए। तो होता क्या है कि जब ये मीलीबग, ठीक है, इन्फेस्ट करता है आपके पौधों को खास करके, तो यह जो है एक्सक्रीट करता है, उत्सर्जन करता है खास करके मल के रूप में। और वह जो उत्सर्जन जो होता है खास करके आप हनी ड्यू उसको कहते हैं, ठीक है, वो मीठा जो है लिक्विड जैसा कुछ उत्सर्जित करता है और वो फिर बाद में ब्लैक सूटी मोल्ड में, ठीक है, वो एक तरह का फंगस जो है वो जम जाता है पौधों पर काले रंग का, ठीक है, उससे भी पौधे धीरे धीरे निष्प्राण हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। तो जब एजाडिरेक्टिन का इस्तेमाल आप करेंगे तो अधिकांश फसलों में, अधिकांश खास करके आउटडोर इंडोर प्लांट्स में इसका काफ़ी फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। इस डोज में आपको करना होगा 4 से 5 ml प्रति लीटर वाटर, ठीक है, इसमें आप घोल बना करके छिड़काव करें। बट इसमें भी आपको ये थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि इसमें भी कुछ स्टिकर मिलाएं, इसमें भी कुछ वैसा चीज़ मिलाएं जिसकी अब हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम चर्चा कर लें ये केमिकल पेस्टिसाइड, ठीक है। जब बहुत सारे चीज़ों को ट्राई कर लिया और काम नहीं बन रहा है और डालना ही है केमिकल को, तो उस परिस्थिति में हम देखते हैं एक केमिकल है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड आजकल यह काफ़ी एक पॉपुलर केमिकल है
और स्टैंडर्ड केमिकल है, नए जनरेशन का केमिकल है, पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी इसको लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यह एक तरह का निकोटिनॉइड है और यह क्या करता है कि ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, उसमें इंटरफेयर करता है, नर्वस पॉइजनिंग करके ये कीड़े को मार देता है। तो इसे काफ़ी इफेक्टिव पाया गया है, जो विभिन्न तरह के अनुसंधान जो हुए हैं, और ये कई नामों से मार्केट में जो है ट्रेड नेम बहुत सारे हो सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड सर्वसुलभ है। इसे आप वैसे तो इसका डोज है मोटा मोटी 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी, लेकिन इसे आप चाहें तो फिर वही मोटा मोटी 1 ml जो है, 1 ml दवा जो है, दवा नहीं कहे फिर 1 ml रसायन का प्रयोग जो है इमिडाक्लोप्रिड का, इसको आप 3 लीटर पानी में डालें, ठीक है, 2.5 से 3 लीटर पानी में, तब ये जा कर के अच्छा डाइल्यूशन इसका बनेगा। और इसको तब फिर आप छोटा स्थान है उसमें प्रयोग करना है तो फिर बॉटल वाले स्प्रेयर से करें, बड़ा में फिर टैंक वाले स्प्रेयर से करें, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पर, बट ये इमिडाक्लोप्रिड जो है इसका भली भांति नियंत्रण कर देता है, ठीक है। अब इसमें आपको सावधानी आगे क्या बरतनी पड़ेगी उसकी मैं चर्चा करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की आजकल स्वदेशी तकनीक की बहुत सारी चर्चा हमारा चल रही है। हमारा जो बरसों का अपना अनुभव होता है, कुछ प्रयोग करके हम लोगों ने भी सीखा है, ठीक है। हमारे किसान अपना कुछ प्रयोग करते हैं, ठीक है, कुछ वैज्ञानिक भी अपना अलग से प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के जो इनोवेटिव लोग हैं, प्रयोग करके लोगों ने देखा है, क्या देखा है कि साबुन, अगर आप पानी में साबुन घोल देते हैं या डिटर्जेंट घोल देते हैं या शैम्पू घोल देते हैं, ठीक है, लगभग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, 1 लीटर पानी में मोटा मोटी 2 ग्राम। जैसे मैंने क्या किया था कि अपने गुड़हल के पौधे में, हमारा अगर 1 लीटर का वो बॉटल स्प्रेयर है तो उसमें मैंने पूरा एक पाउच जो है शैम्पू का उसे उड़ेल दिया था और भली भांति उसे ऐसे सेक करके मिला दिया था, उसके बाद उसको स्प्रे कर दिया था। और मेरा अपना अनुभव है, और उसमें कुछ नहीं मिलाया था। तो क्या हुआ कि उस पानी वाले शैम्पू, ठीक है, या शैम्पू वाले पानी आप जो कहें, इस डाइल्यूशन में डालने से क्या हुआ कि पौधे भी, उनके पत्तों को आप देखें तो लगेगा कि काफ़ी हरे हैं, चमकीले हैं, अच्छे हैं, ठीक है, स्वस्थ हैं, और फूल भी जो है हमेशा उसमें निकलता रहा है, अभी भी अच्छा निकल रहा है। तो यह जो खास करके ये शैम्पू वाला प्रयोग है, ये मेरा अपना आजमाया हुआ प्रयोग है, ठीक है। तो इसे आप भी ज़रूर आजमाएं। और जब आप ये चाहे इमिडा वाला घोल तैयार कर रहे हों, चाहे आप दूसरा भी किसी रसायन का अगर प्रयोग कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उस टैंक में या उस बॉटल स्प्रेयर में हम साबुन या डिटर्जेंट या शैम्पू ज़रूर मिलावें। अब मैंने कुछ और यूट्यूबर्स को भी देखा था, पढ़ा था, तो कुछ लोगों का यह भी प्रयोग है कि अगर हम 2 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर किरासन ऑयल मिला देते हैं, रात भर के लिए छोड़ देते हैं और अगले दिन उसको सेक करके स्प्रे करते हैं, तो इससे मिलीबग का नियंत्रण हो जाता है। मिलीबग का यह भी एक बहुत अच्छा मतलब दुश्मन है, ठीक है। और एक जगह यह भी पढ़ा है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो यानी स्पिरिट जो होता है, इसे आप, पौधा बहुत छोटा है, आपके पहुंच में है, तो इसे आप कॉटन का स्वैब बनाकर उसे भिगा करके उससे उस स्थान को पोंछिए, उस कॉलोनी को, तो धीरे धीरे वो कॉलोनी जो है वो नष्ट हो जाएगा, सभी जो बग्स हैं वो गिर जाएंगे। फिर गिरने के बाद ये काफ़ी फैलते भी हैं, इसलिए ध्यान रखें कि इसको फैलने नहीं दें, ठीक है, इधर उधर नहीं जाने दें, इसे नष्ट कर दें। तो आप इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फिर स्प्रे भी कर सकते हैं उस हिसाब से पौधे पे, ठीक है। और ख़ास करके जब फील्ड क्रॉप हो तो इसमें आपको निर्णय लेना है, उसमें बायोपेस्टिसाइड में एजाडिरेक्टिन का यानी नीम वाले का, फिर इमिडाक्लोप्रिड वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे असली जो इसका मूल मंत्र है, वो जो आप कैसे रावण को मारने में राम जी सफल हुए, वह मंत्र यही है मेरे समझ से कि आप उसमें साबुन या शैम्पू इस तरह का कोई चीज़ जो है अपने रसायन के घोल में ज़रूर मिलाएं। तो इस तरह से हमने आज जो है काफ़ी एक डिस्गस्टिंग एनीमी की बात की, दुश्मन की बात की, मिलीबग, दहिया कीट जिसे कहते हैं, और
उपाय बताने का प्रयास आपको किया। तो हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी जुड़े हुए व्यूअर्स हैं उनके अपने गार्डन में जो पौधे हैं उसको देखें, मिलीबग को पहचानें और इस तरीके से उसका नियंत्रण करें। धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक भी मुझे देंगे और इसे शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू। और प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू योर वेरी ओन ज्ञान गार्डन। थैंक यू।